Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and you all are doing great. Dear students, today what we are going to discuss in this video, the most important concept of English grammar. The name of the concept you can see at the top, that is the conditional clause. अगर हम conditional clause की बात करेंगे, ये वो कंसेप्ट है जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में मेंशन होता है और इसके 2, 3, 4 मार्क्स होते हैं. आज हम इस टॉपिक को फ्रॉम रूट टू टॉप पढ़ेंगे. मेरे साथ आपको रहना है 30 मिनट्स. उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको आएगा इस वाले कंसेप्ट से, आई एम श्योर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप हर कोई क्वेश्चन आराम के साथ कर सकते हो. ओके, first of all, let's proceed on slightly on the definition part of this concept. Conditional clause. पहला चीज आपको जानना है, clause क्या होता है. अगर हम clause की बात करेंगे, clause का मतलब है group of words. यानी कि क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. बट इस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लिखते हैं. इसका मतलब यह है, क्लॉज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब कॉम्बिनेशन. क्लॉज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एग्जाम्पल लूं. फॉर एग्जाम्पल, ही, यहां पे मैंने शी लिया. इसके बाद ही के साथ मैंने लिखा PLAYS हो गया प्लेज. शी के साथ मैंने लिखा WRITS हो गया राइट्स. ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेक्स वन क्लॉज. इसके बाद ही प्लेज क्रिकेट अगर मैं लिखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका? सब्जेक्ट का. शी राइट्स ए बुक, ये एक बार फिर से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है. ओके, इस क्लॉज के 2 टाइप्स हैं और उन्हीं टाइप्स में से हम एक टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द कंडीशनल क्लॉज. ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ द क्लॉज, we have the 2 types of clauses in English language, in English grammar. First, that is the independent clause. Second, that is the dependent clause. एक है हमारे पास dependent clause, एक है हमारे पास independent clause. याद रखेगा. Have a quick glance here and try to understand the concept. अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे, यह एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है. दिस इज द टाइप ऑफ क्लॉज दैट डजंट हैव अ क्लियर मीनिंग. इसमें एक क्लियर मीनिंग नहीं होती है, इसमें एक फुल सेंस या कंप्लीट सेंस नहीं होता है. इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बच्चे मेरे याद रखेगा. इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसमें वर्ब भी होती है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट मीन्स दिस क्लॉज डजंट हैव अ मीनिंग एट इट्स ओन. इसकी अपनी मीनिंग नहीं होती है. अनलेस एंड अनटिल वी कैन नॉट ऐड द इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब तक हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं लिखते हैं तब तक इस डिपेंडेंट क्लॉज में कोई मतलब नहीं होता है. और इसी डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसी डिपेंडेंट क्लॉज में एक क्लॉज निकलता है जिसका नाम है कंडीशनल क्लॉज. एंड दैट इज द कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल. यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज का ही एक टाइप है कंडीशनल क्लॉज. इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया एक डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज द रिलेटिव क्लॉज. अब है हमारे पास और एक क्लॉज, दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज. याद रखिएगा, दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज.
इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होती है। इट हैज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट। Okay, if you will look at the dictionary meaning of this word independent, that means independent का मतलब है इसमें खुद का ही मतलब होता है। This is the clause that makes its own sense, that makes its complete sense or a perfect sense. For example, यहां पे हम समझेंगे इसको आराम से। मैं लिखूंगा यहां पे she, इसके बाद मैंने writes a book लिखा। ये क्लॉज जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इस वाले क्लॉज को किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं है मीनिंग बनाने के लिए। रादर देन दिस इज द क्लॉज, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस एंड देयर इज द सब्जेक्ट एंड देयर इज द वर्ब। और एक कंसेप्ट हमारे इंग्लिश में आता है, वो है फ्रेज। फ्रेज का मतलब भी है ग्रुप ऑफ वर्ड that doesn't have the subject and the verb combination. So what is the difference between the clause and the phrase? The difference between the clause and the phrase is like this. Clause means group of word, phrase means group of word. क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होती है और एक कंप्लीट सेंस होता है। बट जब डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे तब इसमें एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है। दैट मीन्स समटाइम्स क्लॉज मेक्स द परफेक्ट सेंस, द कंप्लीट मीनिंग, द कंप्लीट सेंस, एंड व्हेन देयर विल बी द डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है। बट फ्रेज की अगर बात करेंगे इसमें हमेशा नो कंप्लीट सेंस होता है, नो कंप्लीट सेंस। दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट मेक द परफेक्ट सेंस और द कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज जो है ये दो वर्ड्स का निकला हुआ वर्ड है। एक है फेज, फेज का मतलब है इंपॉर्टेंट, और दूसरा है इरेज, इरेज का मतलब है मिटाना। जब हम इंपॉर्टेंट चीजें मिटाएंगे एक सेंटेंस से, तो वहां पे रह जाती है फ्रेज। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीजें दो होते हैं, या होता है सब्जेक्ट या होती है वर्ब। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा वॉकड ओवर द ब्रिज। अब मैंने लिखा यहां पे वॉकड ओवर द ब्रिज जो है ये क्या है सर, ये है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड, बट ये है फ्रेज, क्योंकि इसमें मैंने इरेज किया एक इंपॉर्टेंट चीज को, दैट इज द सब्जेक्ट। सो फ्रेज मीन्स व्हेन वी विल इरेज द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ए सेंटेंस और इन ए क्लॉज लाइक द सब्जेक्ट और द वर्ब, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड द फ्रेज। ओके, अब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे, जो इसका पहला वाला टाइप है जो है हमारे सिलेबस में, दैट इज द कंडीशनल क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज के डेफिनेशन पार्ट पे अगर हम आएंगे, ए कंडीशनल क्लॉज इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट मीन्स ए पर्सन हु इज डूइंग ए जॉब और ए वर्क अंडर एनी अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट, a person who is doing the slavery or a person who is doing a job or a work under any authority. ओके, तो इसलिए इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें खुद का कोई मतलब नहीं होता है जब तक इसके साथ हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं लिखते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए इसे कहते हैं, दूसरा रीजन यह है कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इफ का या इस्तेमाल करते हैं अनलेस का, और ये दोनों के दोनों जो है इनको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इस्तेमाल होते हैं तो इसीलिए इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, इट यूजुअली बिगिन्स विथ इफ, अनलेस एटसेट्रा। इसको हम यूजुअली बिगिन करते हैं इफ के साथ या अनलेस के साथ, इसीलिए इस वाले क्लॉज का दूसरा नाम है if clause. The second name of the conditional clause is if clause or if condition. यानी कि जब हम इसको if के साथ शुरू करते हैं तो ये जरूरी क्या दिखाएगा? कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, if you work
हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर आप मेहनत करोगे तो आप एग्जाम पास कर पाओगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, अगर आप वहां नहीं जाओगे तो आप मैच नहीं खेल सकते हो। यानी कि इसका मतलब है अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी, दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यही लिखा है ए क्लॉज दैट शोज द कंडीशन और पॉसिबिलिटी। ये वो क्लॉज है, इसमें हम इफ का इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा कंडीशन दिखाता है या पॉसिबिलिटी दिखाता है। अगर आप वहां जाओगे तो आपको वो वहां पे मिलेगा, अगर आप वहां नहीं जाओगे तो आपको वहां पे वो नहीं मिलेगा। अगर हम वाटर को हीट देते हैं 100 डिग्री पे तो ये बॉयल हो जाएगा, अगर हम वाटर को हीट नहीं देंगे तो ये बॉयल नहीं हो जाएगा। यानी कि इट शोज द कंडीशन। ओके, दिस वाज द डेफिनेशन पार्ट। नाउ द सेकंड थिंग, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट वाज द डेफिनेशन पार्ट एंड देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस वेरी पार्ट जो हमने कंप्लीट किया। तो ये वाला पार्ट जो है यहां से क्वेश्चन बिल्कुल 110% आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, एक्सपेक्ट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पार्ट। ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द कंडीशनल क्लॉज, इट हैज द 4 टाइप्स। द फर्स्ट वन दैट इज द जीरो कंडीशन, इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल कंडीशन। क्या नाम है? यूनिवर्सल कंडीशन, या इसका दूसरा नाम है जीरो कंडीशन का दूसरा नाम है यूनिवर्सल कंडीशन, या इसको हम जनरल कंडीशन भी कहते हैं, या इसको हम जीरो कंडीशन कहते हैं। सेकंड दैट इज विल कंडीशन, इसका दूसरा नाम है साइमल्टेनियसली वी कैन कॉल इट द प्रेजेंट कंडीशन, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंडीशन है। अब है वुड कंडीशन, दिस इज द थर्ड पार्ट, एंड फोर्थ वन दैट इज द वुड हैव कंडीशन। ओके, चलो आगे चलते हैं, इस वाले कंसेप्ट को आज पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए। और आगे पेपर में आप कैसे क्वेश्चंस फेस करोगे वो वाले क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूं। आपको करना क्या है, आपको वीडियो में 1 मिनट भी 1 सेकंड भी मिस नहीं करना है। यू हैव टू बी विथ मी इन द होल वीडियो, इन द होल टाइम। आपको पूरे वीडियो में हमारे साथ रहना है एंड आपको मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप हर कोई क्वेश्चन सेकंड्स में कर पाओगे। ओके, पहला कंडीशन जो है दैट इज द जीरो कंडीशन। अगर हम जीरो कंडीशन की बात करेंगे, यह पहला टाइप है कंडीशनल क्लॉज का। जीरो कंडीशन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट साइंटिफिक ट्रूथ्स एंड जनरल रूल्स एंड फैक्ट्स। जीरो कंडीशन की अगर बच्चे बात करेंगे, जीरो कंडीशन में हम साइंटिफिक ट्रूथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स और जनरल रूल्स डिस्कस करते हैं। यानी कि जो भी हम स्टेटमेंट्स इसमें लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज दैट वी आर गोइंग टू राइट इन द जीरो कंडीशन, वो हम लिखते हैं साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल्स नाउ सो दैट यू कैन फैच इट इजीली। मैं लेके आया हूं वो वाले एग्जाम्पल, ये तो पूरा धमाका है इस वीडियो में, सुन लीजिएगा। इफ यू हीट वाटर, पहला चीज यहां पे आपको देखना है, अगर हम बात करेंगे जीरो कंडीशन के बारे में, ओके, यू जस्ट लुक हियर, ये विल कंडीशन नहीं है, यहां पे मैं ये कैंसिल करता हूं। जीरो कंडीशन कि अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहले नंबर पे इफ आएगा, फिर आएगा V1, फिर आएगा V1। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। याद रखिएगा मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी कि दूसरे अल्फाजों में हम लिख सकते हैं इफ प्लस V1 प्लस V1। अब मैंने इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल क्यों लिखा? ओके, लेट्स रिमाइंड द concept now that we have already discussed in the tense. The first part, the first type of the present, that's the present simple or the present indefinite. Present indefinite में क्या आता है या present simple में क्या आता है? subject plus V1 plus object। यानी कि इस V1 को मैं प्रेजेंट सिंपल कहता हूं, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा इफ प्लस V1 प्लस V1, इसकी जगह पे मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल लिखा। इसका मतलब V1 जहां जहां पे आएगा
वहां पे प्रेजेंट सिंपल की बात होती है। चलिए अब हमें स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू हीट वाटर, पहले नंबर पे इफ है, ये इफ है, इसके बाद मुझे V1 का आना जरूरी है, तो ये V1 आया। इफ यू हीट, हीट की सेकंड फॉर्म क्या है मेरे बच्चे, बताइए जल्दी से, शाबाश बताइए। हीट की सेकंड फॉर्म है हीटेड, इट्स अ रेगुलर वर्ब, तो यहां पे हीट है, इट्स V1। आफ्टर दैट देयर शुड बी V1 अगेन, इट बॉइल्स, सो इट्स अगेन V1। सो if plus V1 plus V1, okay, we are done with this part. It clearly follows the structure of the zero condition, that is if plus V1 plus V1। second, और अगर आप यहां पे देखोगे भी, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, बिल्कुल साइंटिफिक ट्रूथ है। मैंने पहले ही बोला हम यूनिवर्सल फैक्ट्स या जनरल रूल्स को इसमें डिस्कस करते हैं। सेकंड, इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स, पहले नंबर पे इफ है, इसके बाद है डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो मैंने V1 को लाया। इसके बाद दे डाई, ये डाई जो है ये अगेन V1 है, इफ प्लस V1 प्लस V1। स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि नहीं? ओके, चलिए बच्चे मेरे आगे चलते हैं, सुन लीजिए अच्छे से। इफ आइस मेल्ट्स इट टर्न्स इनटू वाटर। इफ आइस मेल्ट्स, ये इफ है प्लस है V1, मेल्ट, मेल्टेड एंड मेल्टेड, यहां पे S है, इट्स मेल्ट्स, एंड प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S ES IES। ये S ES IES हम इस्तेमाल करते हैं ही शी इट और नेम के साथ, यानी कि जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स कहते हैं। इट टर्न्स अगेन V1, टर्नड इज V2, सो इफ प्लस V1 प्लस V1। सो अगर आप यहां पे हैव ए क्विक ग्लैंस हियर एंड हैव ए फोकस हियर डीपली, अगर आप यहां पे फोकस करोगे आपको ये वाला सेंटेंस भी, ये वाला स्टेटमेंट भी मिलेगा, इट इज ए जनरल ट्रूथ। वन मोर, इफ यू प्रेस द बटन, अगेन द जनरल ट्रूथ, if you press the button it's V1, press, and after that it's pressed, the machine starts, इसकी second form started है, again if plus V1 plus V1, it clearly follows the structure, isn't it? So this was all about the zero condition. I hope you have understood everything that I have discussed with you in this part. चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है सेकंड वन, दैट इज द विल कंडीशन। एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड, यहां पे आप देख लीजिए बच्चे मेरे। अब हम बात करेंगे विल कंडीशन के बारे में। विल कंडीशन यानी कि जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंडीशन है। तो पहले नंबर पे इफ का आना जरूरी है, इसके बाद विल का आना जरूरी है, इसके बाद नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आना जरूरी है, सॉरी आई स्टम्बल्ड हियर। आफ्टर दैट we have to mention what? We have to place will in the sentence. Okay. If you study hard, it is the conditional clause and it is the subordinate clause, because this clause doesn't have its own meaning. शाबाश। In the beginning of the lecture मैंने बोला कि ये वाला क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसमें एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है। इफ यू स्टडी हार्ड, पहले नंबर पे इफ है, इसके बाद स्टडी दैट मीन्स V1, you will pass the exam, इसके बाद हमारे पास will है, यानी कि if plus V1 plus will, बिल्कुल it follows the structure, so it is the will condition। क्या हम will condition में यूनिवर्सल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल फैक्ट्स लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस will condition का रूल जो है वो अलग है, यानी कि पॉसिबिलिटी है अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आप पास करोगे, अगर कभी कभी कोई बच्चा वर्क हार्ड इतना ज्यादा भी नहीं करता है तब भी वो पास हो ही जाता है। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। ओके, आइए मेरे साथ बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। आराम के साथ, घबराने की कोई बात नहीं है, मुकीद सर है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहां पे है इफ यू कॉल मी, ये तो इफ हुआ, इसके बाद कॉल्ड सेकंड फॉर्म है तो ये V1 है, कॉल, इफ प्लस V1 आना चाहिए, V1 आना चाहिए, यहां पे मैं लिखूंगा इफ प्लस V1 प्लस विल। इफ यू कॉल मी आई विल हेल्प यू, कभी ऐसा भी आ सकता है इफ यू कॉल मी आई वुड हेल्प यू। याद रखिएगा, अगर इफ के साथ V1 आया तो वुड का इस्तेमाल कभी नहीं होगा,
expect the question like this in the examination. This is the concept. यही तो concept है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं. इसके बाद if we leave, अब तो if के साथ V1 आया, we would reach on right time. ठीक है, तो अब हमारे पास ये will जो है इसकी जगह पे कभी कभी would हो सकता है. याद रखिएगा. तो करना क्या है, if प्लस V1 प्लस would जो है ये गलत है मेरे बच्चे. if प्लस V1 प्लस will ये सही है, और कभी कभी if प्लस V1 प्लस V1 सही है, बट यूनिवर्सल फैक्ट्स और जनरल रूल्स में याद रखिएगा. वन मोर, इफ इट रेन्स इट्स V1. आई वुड सिटे कभी आएगा, ऐसे आएगा, इफ इट रेन्स आई वुड सिटे एट होम. अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, बच्चे मेरे गलती कर बैठते हैं, उनको लगता है कि ये सही है, बट सही नहीं है. बिल्कुल यू आर डूइंग ए ब्लंडर, यू आर डूइंग ए बिग मिस्टेक. इफ इट रेन्स इट इज इफ इट्स आफ्टर दैट V1. इसके बाद क्या आना चाहिए, इफ प्लस V1 प्लस विल. यही तो जिगर में रहा, मुझे आपको समझाना था यही कंसेप्ट. चलिए जी, यहां पे एक समरी दी है मैंने जो आपको एग्जाम में काम आएगी. ओके, इफ प्लस V1 प्लस वुड गलत, यानी कि इफ प्लस V1 प्लस वुड, इफ इट रेन्स आई वुड सिट एट होम, रॉन्ग है. इफ प्लस V2 प्लस विल, यह भी गलत है, यह भी गलत है. जैसे कि अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं, यहां देख लीजिए, 1 सेकंड यहां देख लीजिए आप. अगर मैं लिखूंगा इफ यू स्टडीड, याद रखिएगा मैं हर किसी टाइप का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा. इफ यू स्टडीड हार्ड यू विल पास द एग्जाम. तो क्या आया मेरे बच्चे, इफ आया, इफ के साथ फिर V2 आया, फिर सर विल आया. इफ प्लस V2 प्लस विल गलत है, इफ प्लस V2 प्लस विल गलत है. फिर क्या आएगा, इफ यू स्टडीड हार्ड. अगर ये स्टडीड होता तो ये विल की जगह पे मुझे वुड लिखना था. इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है इफ प्लस V2 प्लस वुड, ये तो क्लियर स्ट्रक्चर है, ये तो परफेक्ट स्ट्रक्चर है, और इस वाले कंडीशन को वुड कंडीशन कहते हैं. याद रखिएगा. आफ्टर दैट इफ प्लस विल प्लस V1 प्लस विल, यानी कि डबल विल. जैसे कि मैं एग्जाम्पल होगा, सुन लीजिए, इफ यू विल कम, इफ यू विल कम आई विल गो. ये वाला सेंटेंस जो है आई विल गो, इफ यू विल कम आई विल गो, ये वाला सेंटेंस जो है ये आपको 100% दिखेगा ये सही है, बट मैं बोल रहा हूं ये सही नहीं है. बच्चे मेरे कैसे, तो आइए ना मेरे साथ, घबराने की बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ. ये है हमारा इफ, इसके बाद सर विल है, इसके बाद सर V1 है, इसके बाद सर फिर से विल है. इफ प्लस विल प्लस V1 प्लस विल, ये तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं. फिर क्या सर, करेक्ट करने के लिए इस वाले विल को नहीं बच्चे मेरे, इस वाले विल को काट दीजिए. इफ यू कम आई विल गो. ओके ग्रेट. चले, ये तो हमारा हुआ विल कंडीशन और जीरो कंडीशन खत्म. चलिए जी, आगे मैं बताऊंगा आपको और एक चीज. अब है हमारे पास और एक कंडीशन जो कि थर्ड कंडीशन है, दैट इज द वुड कंडीशन. बस अब 2 ही कंडीशन है हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं इस वाले वीडियो में. अब है हमारे पास थर्ड कंडीशन, दैट इज वुड कंडीशन. आपको मैं एक पॉइंट बताऊंगा जिस पॉइंट का कोई कीमत नहीं है. इट्स ए प्राइसलेस पॉइंट. याद रखिएगा, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, whenever you are going to place the auxiliary verb, that means the secondary auxiliary or modal auxiliary in a sentence, just like may, might, can, could, shall, should, must, ought. ये मॉडल ऑक्सिलरीज अगर आप सेंटेंस में डाल रहे हो, इनके पीछे हमेशा V1 का इस्तेमाल कर लीजिए. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. कितना इंपॉर्टेंट सोच भी नहीं सकते हो. V1 का इस्तेमाल करना है. विल गो, शैल गो, मस्ट गो, वेंट कभी नहीं आएगा. ऐसे वुड पास
वुड पास, वुड पास्ड कभी नहीं आएगा, चाहे विल आएगा, वुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, इनके पीछे हमेशा V1 का इस्तेमाल करना है। मैंने सिर्फ V1 बोला, याद रखिएगा, S तो नहीं बोला, ING तो नहीं बोला, V2 तो नहीं बोला, V3 तो नहीं बोला, ये 4 वर्ब्स नहीं आएंगे, सिर्फ V1, दैट इज कॉल्ड द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, समझा क्या मेरे बच्चे इस वाले पॉइंट को? अगर समझ में नहीं आया तो यहां पे इस कंसेप्ट का ऑपरेशन कर लेते हैं। चलिए जी, वुड कंडीशन में पहले नंबर पे आएगा इफ, यहां देख लीजिए, प्लस V2 आएगा, प्लस आएगा वुड। सर वुड के बाद में क्या आएगा? वुड के बाद में आएगा V1, यही तो मैं बोल रहा था। इफ यू आर गोइंग टू पुट द secondary auxiliary just like the may and might, just like the can and could, just like the will and would in the sentence or in the clause, after that you have to place only the base form of the verb. You don't have the second alternative at all. Are you getting me? Okay, great. Listen dear students and have a look here. It's here if, it's again if, it's again if, it's again if, and it's again if. Because we are discussing the conditional clause, and this clause is also known as the if clause, because generally we are beginning the sentence, we are starting the sentence with the subordinate conjunction, that's if. I mean to say that we are placing if at the initial of the sentence, and whenever we are writing a sentence with if, that means we are talking about the conditional clause. Great. if इसके बाद ही ये सब्जेक्ट है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। इसके बाद आया सर V2 वर्कड, इसके बाद स्टडीड आया, इसके बाद वायर आया, यानी कि इज की सेकंड फॉर्म वाज और वायर है, प्लूरल वायर है। इसके बाद नो की जगह पे न्यू आया, KNEW। याद रखेगा बच्चे मेरे, एक बार आपको याद रखना है, दिस इज अ वन टाइम ऑफर एंड इट्स अ गिफ्ट फॉर योर होल लाइफ। ओके, if he worked hard, if she studied hard, if I were rich, after that if I knew his number, if के साथ V2। अब क्या आना चाहिए जिगर मेरा? would। तो ये मैंने लिखा he would आया, be successful, इसके बाद would, इसके बाद V1 पास, इसके बाद would, इसके बाद हेल्प आ गया, इसके बाद वुड, इसके बाद कॉल आया। इफ प्लस V2 प्लस वुड प्लस V1, वही तो आया, इफ प्लस V2 प्लस वुड प्लस V1 प्लस V1 प्लस V1। एग्जाम में आपको कैसे कंफ्यूज किया जाता है सुन लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा। इफ ही वर्कड हार्ड या इफ शी स्टडीड हार्ड, शी वुड पास्ड द एग्जाम। यहां पे पास नहीं होगा, पास्ड होगा। या ऐसे इफ शी स्टडीड हार्ड शी विल पास द एग्जाम, यह भी गलत है क्योंकि ये V2 आया, V2 के साथ विल का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि विल का इस्तेमाल V1 के साथ होता है। अंडरस्टैंड द एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प कभी आएगा, गलत है, आई वुड हेल्प सही है। इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड कॉल हिम, कभी यहां पे वुड नहीं होगा, विल होगा, विल गलत है, वुड डालना है क्योंकि आगे V2 है। यह हो गया हमारा वुड कंडीशन। ओके, नाउ द लास्ट वन दैट इज द वुड हैव कंडीशन। ओके, वुड हैव कंडीशन की बात करेंगे तो पहले नंबर पे इफ आएगा, इसके बाद हैड, इसके बाद V3, इसके बाद वुड हैव, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द क्लॉज यू हैव टू पुट व्हाट, दैट इज द V3 अगेन। दैट मीन्स द formula or the structure that we are discussing in the would have condition differentiates it from the would condition, and the structure of would condition differentiates it from the will condition, isn't it? Okay, great. if तो 3 सेंटेंसेस में है, if और if। पहला वाला पार्ट यहां तक जो होगा, जहां पे इफ है वहां पे कंडीशनल क्लॉज, वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इफ जो है ये खुद में एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। हां या ना बता दीजिए,
बता दीजिए, तभी तो आगे चलूंगा। चले आगे। हां सर, जवाब तो मिला, बिल्कुल सर, ये तो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये तो है डिपेंडेंट क्लॉज, बिल्कुल है। इफ यू हैड टोल्ड, इफ के साथ हैड, इफ के साथ हैड, इफ के साथ हैड, याद रखेगा, इफ के साथ तो हैड आया, इसके बाद V3 आना चाहिए, तो V3 है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो टोल्ड V3 है। इसके बाद सर वुड हैव आना चाहिए, बिल्कुल मेरे बच्चे, आई वुड हैव है, आई वुड हैव। इसके बाद अगेन V3 दैट इज हेल्प्ड। अभी तक मैं बोल रहा था सेकेंडरी ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बेस फॉर्म आनी चाहिए, तो ये हेल्प्ड कहां से आया मेरे बच्चे? ये हेल्प्ड तो हैव के साथ है, वुड के साथ नहीं है। अगर डायरेक्टली वुड आता तो यहां पे बेस फॉर्म होती, यहां पे थर्ड फॉर्म ना होती, तो ये हैव के साथ आया। और हैव के साथ हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं? V3 का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू दैट टाइम इन दैट वेरी लेक्चर। आई हैव मेंशन्ड द पॉइंट, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेंशन हैव, you have to place the V3 operate, isn't it? Okay, great. One more. If he had come, ये तो had आया, had है, फिर है come, came, come, इसके बाद it's V3. I would have gone, would have भी आया, इसके बाद V3 again, go went, gone. The concept is gone. Concept भी खत्म हुआ इसके साथ. One more. If she had arrived earlier, ये तो हमारे पास हैड आया, इफ आया, इसके बाद अराइव्ड इट्स V3 अर्लियर, इसके बाद वुड हैव आना चाहिए, तो बिल्कुल वुड हैव आ गया। लास्ट में सर V3 आना चाहिए, सर V3 भी है। शी वुड हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म जो है दैट इज मेट। अगर अब आप इन सेंटेंसेस पे देखोगे, इफ ही वर्कड हार्ड, या इफ शी स्टडीड हार्ड, या इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं ज्यादा मेहनत करता, अगर वो ज्यादा मेहनत करती, अगर मुझे उसका नंबर पता होता, तो फिर क्या होता? कुछ और भी है कि नहीं? जो है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो बोल रहा हूं ना वो डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसमें इफ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। चलिए, यहां पे एक डेफिनेशन दी है क्लॉजेस के दो टाइप से, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट हैज अ फुल मीनिंग, इसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है, इट हैज ए कंप्लीट सेंस, इट हैज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब कॉम्बिनेशन, इट हैज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टॉक अबाउट द डिपेंडेंट, it is finite, it is dependent on the second one, that's on the independent clause. contain a subject, इसमें भी subject होता है, verb भी होती है, मगर इसमें एक complete meaning नहीं होती है तब तक जब तक इसके साथ independent clause को नहीं लिखेंगे। सर समझाइए, this is a troubling task? No, it seems difficult but it's not, ये तो है नहीं। देख लीजिए यहां पे देख लीजिए, इफ ही वर्कड हार्ड, ये ही भी है, ये सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मगर फिर भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो ज्यादा मेहनत करता, कुछ और भी है, मगर ये चीज समझने वाली बात है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी वर्ब होती है, मगर इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल होता है, और यही सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसको डिपेंडेंट क्लॉज बना देता है। चलिए समरी पे लास्ट वाले हिस्से में आएंगे। जीरो कंडीशन की समरी जो है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज इफ प्लस V1, इसमें हम जनरल ट्रुथ्स या फैक्ट्स लिखते हैं, जैसे कि इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यानी कि इट्स ए साइंटिफिक ट्रुथ, इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ। पहले नंबर पे इफ आया, इसके बाद V1 आया, इसके बाद एक बार फिर से V1 आया। बच्चे मेरे, कभी एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, इफ यू विल हीट आइस इट विल मेल्ट, यानी कि इफ यू विल हीट आइस, तो पहले नंबर पे विल आया, फिर आया V1, फिर आया फिर से विल, फिर आया V1, इफ प्लस विल प्लस V1 प्लस विल प्लस V1। नो, रिमेंबर ओनली द स्ट्रक्चर्स एंड द फॉर्मूला दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू इन द होल वीडियो, इन द होल लेक्चर। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको लास्ट में यह बताऊंगा, आई होप आप हमारी चैनल को
सपोर्ट करोगे, आप इस वीडियो को शेयर करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊंगा। ओके, ये है विल कंडीशन। विल कंडीशन में ए प्लस V1 प्लस विल, और इसमें फ्यूचर स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं या जो चीजें पॉसिबल होते हैं। बट पॉसिबल दैट मीन्स कंडीशन, मे और मे नॉट, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल सिटे एट होम, तो मैं घर पे बैठूंगा। बारिश हो भी नहीं सकती है, अभी बारिश हुई नहीं। अगर बारिश होती है, अगर होती है, इट शोज द कंडीशन, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज इन द फ्यूचर। ओके, ग्रेट। नाउ वन मोर, दैट इज द वुड कंडीशन, इफ प्लस V2 प्लस वुड। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल मोर। तो यह भी पॉसिबिलिटी होती है, अनरियल चीजें या पॉसिबल जो चीजें होते हैं फ्यूचर में, उन्हीं की मैं बात करता हूं। इफ के साथ आ गया V2, V2 के साथ आ गया वुड, और वुड हैव कंडीशन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। उम्मीद है, आई होप सो that you will share this video more and more, you will like it more and more. Thank you, have a nice day ahead. Allah Hafiz.